अच्छा जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हमने ना कुछ चीज़ें रीकैप करनी है लीनियर अलजेब्रा के कॉन्टेक्स्ट में, और काफ़ी सारी चीज़ों का वैसे आपको पहले ही आगाही है। अगर लीनियर अलजेब्रा कोर्स पढ़ा है दैन वहाँ पे भी आपने देखा होगा, और एट द सेम टाइम लास्ट टाइम जो अब हम मशीन लर्निंग का कोर्स था उसके अंदर भी हमने इन सारी चीज़ों को किसी एक ख़ास लेवल पे डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर कोई बहुत मुश्किल नहीं है। वेक्टर के बारे में बात कर लेंगे, मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बेसिकली हैं तो इसके अलावा भी और भी ट्रांसफॉर्मेशन हैं, जैसे रिफ्लेक्टेंस है, ठीक है, लेकिन और शीयरिंग है। बेसिकली दीज आर द ड्राइव फॉर्म ऑफ दीज बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया या नहीं करूँगा, जस्ट ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन है इनका जिक्र हम करेंगे। और उसके बाद सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होती है और इसका क्या रोल है डाटा कंप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में ना। आल्दो हम इसको डिस्कस बहुत डिटेल से कर रहे होते हैं जब हम आपको कोई अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम जैसे पीसी है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, उसके अंदर एसवीडी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो लेकिन आज जस्ट मैं उसको ब्रीफली आपको बताऊंगा कि इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, कैसे डाटा हम कंप्रेस करते हैं, कि किसी एक मैट्रिक्स को छोटी मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड करने के बाद हम कैसे जो है एफिशिएंटली अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कम मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो इसका यूज़ बेसिकली वहाँ पे है। अच्छा, इसी तरह से अच्छा अगेन ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा से ही मैंने ये पीडीएफ फाइल्स ली हैं, और आज का ख़ास तौर पे लेक्चर ये डॉक्टर नरवात की ही पीडीएफ फाइल्स हैं, तो ये मैं आपको वहीं से बता रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केलर और वेक्टर। पहले वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को डिस्कस करने से पहले हम स्केलर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ जी, स्केलर क्या होता है जी? एक रियल वैल्यू जो कि एक है, एक नंबर ना, एक नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह से कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नंबर्स और उनको हम एक लेबल दे दें तो वो क्या हो जाता है, दैट रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे लिख के दिखाया भी है, x इज़ बिलोंग टू एनी रियल नंबर, जैसे स्केलर है, और x इज़ बिलोंग टू आर एन से मुराद क्या है, रियल नंबर है लेकिन कितने हैं, n, ठीक है। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाई है, एक रो वेक्टर दिखाया है, ठीक है। एक x एक वेक्टर है जिसके अंदर मल्टीपल फीचर्स आपको नज़र जैसे आ रहे हैं। तो वेक्टर को हम बेसिकली 2 तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इस पर पहले भी बात की है। एक हम रो वेक्टर की फॉर्म के अंदर भी लिखते हैं, कॉलम वेक्टर फॉर्म के अंदर भी लिखते हैं। जनरली ट्रेंड हमने बताया लास्ट टाइम मशीन लर्निंग के अंदर, जब भी हमने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया तो हमेशा हमने उससे कहा ये एक कॉलम वेक्टर है, ठीक है। तो कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर के अंदर क्या फ़र्क है, जस्ट आप कॉलम वेक्टर का ही ट्रांसपोज लें तो वो आपका रो वेक्टर बन जाएगा, जैसे आपको ये रो वेक्टर है और ये एक कॉलम वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जस्ट यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में वेक्टर को कहाँ यूज़ किया हमने जी, शावे बता सकते हैं? हमेशा ही हमने यूज़ किया जैसे ही हमने अपने कोई फीचर को रिप्रेजेंट करना था प्रोग्राम के अंदर, किसी भी मशीन लर्निंग प्रोग्राम के अंदर, तो हम हमेशा उसे वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते थे। याद आ रही है बातें, ठीक है। किसी भी फीचर को, फॉर एग्जांपल हाइट हमारा एक फीचर है, एक फीचर की मल्टीपल जो एग्जांपल है उनका हम एक वेक्टर के अंदर रिप्रेजेंट करते थे। तो जस्ट यही बात यहाँ की है। तो यहाँ पे पिक्सल की वैल्यू भी आ सकती है, फीचर वेक्टर, मतलब मैं इमेज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ तो वहाँ एक पिक्सल की वैल्यू जो है, अगेन दीज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ना कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर देखें हम वेक्टर को इस तरह का, आपने इस तरह से वेक्टर को आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि कैसे हम एक वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर इंस्टेंस ये हमारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं कैसे एक वेक्टर फॉर्म के अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जहाँ पे मेरे इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे x1 की कोई वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू है, मतलब क्या, x एक्सिस, y एक्सिस और z वेक्टर, तो तीनों की यहाँ पे हमने तीनों वैल्यू को हमने एक वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया। इसी तरह दूसरा पॉइंट है उसे भी हमने रिप्रेजेंट किया। अब हम 2 वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो अगेन कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगेन उन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हमारे पास एक वेक्टर आएगा, तो कैसे हम एक वेक्टर फॉर्म के अंदर नया जो वेक्टर है जो सब्ट्रैक्शन को शो करता है, कैसे उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो यहाँ पे शो किया। अच्छा, इसी तरह से
अब कुछ ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। नॉर्म ऑफ एन वेक्टर, ठीक है, जिसको यूज़ करके हम साइज ऑफ वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। जस्ट लाइक देखें ज़रा, पी नॉर्म से मुराद क्या, पी नॉर्म से मुराद क्या कि आपका ये वेक्टर है तो उसका आपने पी वैल्यू के साथ, उतनी वैल्यू के साथ उसके हर एलिमेंट को आपने उसके साथ उसकी पावर लेनी है और सभी वैल्यू को उसने आपने ऐड करना है, और उसके बाद जस्ट लाइक जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं ना, उसी तरह से आपने रूट उस वैल्यू के साथ लेना है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, फॉर इंस्टेंस आपके पास ये वेक्टर है x, उसके अंदर उसके एलिमेंट है x1 x2 x3। अब मैं इसका पी नॉर्म कैसे फाइंड करूंगा, पी नॉर्म कैसे फाइंड करूंगा, x1 की पावर p प्लस x2 की पावर p प्लस x3 की पावर p और इसके बाद होल की पावर 1/p। तो ये बेसिकली क्या है, पी नॉर्म को रिप्रेजेंट कर। अच्छा, अब इस ये तो जनरल फॉर्म्स बताइए बेसिकली यहाँ पे ना, कि जनरली हम किसी भी नॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो हम कैसे करते हैं, तो जनरल फॉर्म थी। अब यूक्लिडियन नाम, यूक्लिडियन नाम के अंदर मतलब क्या, 2 की पावर के साथ, यानी p की वैल्यू इज इक्वल टू 2, जस्ट 2 के साथ रिप्लेस कर दें इसे। ये है, ये हो गया 2, ये की वैल्यू 2 आ गई, ये भी 2 आ गई और ये भी 2, और ये क्या आ गया 1/2 विच इज़ अ स्क्वायर रूट। देखिए इसी का एक वेरिएंट आपने पहले देखा हुआ है, याद आ रहा है, स्क्वेयर्ड नाम या मीन स्क्वेयर्ड एरर, ठीक है, यूक्लिडियन नाम ऐसे ऐसे देखा ना आपने पहले, स्क्वेयर्ड नाम देखा। तो जस्ट क्या, अगर मैं कहूँ ना, जैसे आपने देखा वहाँ पे किया मीन स्क्वेयर एरर, ठीक है, मीन स्क्वेयर एरर, आपने जस्ट क्या किया था, दो वेक्टर, दो जो वैल्यूज़ हैं उनका आपस में क्या स्क्वेयर लिया, ऐसे था ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, इसी का एक वेरिएंट है जिसे हम कहते हैं स्क्वेयर्ड नाम। स्क्वेयर्ड नाम के अंदर क्या होगा, बेसिकली स्क्वेयर्ड नाम के अंदर जस्ट होगा कि आपने ये वैल्यू नहीं लेनी, इसकी अंडर रूट नहीं लेना, जस्ट ऐसे ही आपने यूज़ करना। दिस इज अगेन अ वेरिएंट। अगेन हमने इसको और तरह से भी यूज़ किया, हमने स्क्वेयर्ड एरर के साथ ना, मीन स्क्वेयर एरर, याद है ना, मीन भी लेते थे 1/m और उसके बाद स्क्वेयर्ड एरर कि हर वैल्यू को उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करें, मतलब जो प्रेडिक्ट हुई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेबल वैल्यू है उसे सब्ट्रैक्ट करें और फिर देखें और फिर उसका स्क्वायर लें, ठीक है। तो इसी का वेरिएंट हम यूज़ कर चुके हैं। इसी तरह से L1 नॉर्म, जैसे L2 है, जैसे यूक्लिडियन के अंदर बेसिकली इसे L2 नॉर्म के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कर सकते हैं हम। इसी तरह से L1 नॉर्म क्या है कि जस्ट स्क्वायर नहीं लेना आपने, जस्ट ऐसे ही वैल्यू रहे, जस्ट आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी, दैट्स इट, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जस्ट लेनी है और उनका सभी का सम कर देना। अच्छा जी, इसी तरह से कुछ और ऑपरेशंस भी हैं, जैसे जैसे इनर प्रोडक्ट, इसके बारे में बेतहाशा हमने डिस्कशन करते रहे लास्ट कोर्स के अंदर कि जब भी आपने जी कंप्यूट किया, याद आ रहा है, जब भी हम जी कंप्यूट कर रहे थे किसी भी नोड के ऊपर, न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, किसी भी न्यूरॉन पे ऊपर हम पहले जी कंप्यूट करते, उसके बाद हम ए कंप्यूट करते। तो जी कैसे कंप्यूट करते थे, याद है जी, शाबाश, कैसे करते थे, हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते थे, एक वेक्टर था हमारा वेट्स का और दूसरा वेक्टर क्या था हमारे फीचर्स का, जस्ट दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो वही बात यहाँ पे भी की है कि मेरे पास फॉर इंस्टेंस एक वेक्टर है जिसका नाम x है और दूसरा मेरा वेक्टर है जिसका नाम y है, तो दोनों की डायमेंशन एक जैसी कंपैटिबल हों तो ही मैं उनका डॉट प्रोडक्ट ले सकता हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे उसका ट्रांसपोज लिया हमने, मतलब ये वेक्टर था जिसका साइज था n/1 और दूसरा वेक्टर मेरा y है जिसका साइज है n/1 फॉर इंस्टेंस। तो अगर मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो मुझे पहले को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो फिर मैं उनका डॉट, तो यहाँ पे ये देखें डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें और प्लस एडिशन करते जाएं, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे ओवरऑल फॉर्मूलेशन के अंदर दिखाया। अच्छा, इसी तरह से अच्छा, इसी वेक्टर फॉर्म को हम एक और तरह से, इनर प्रोडक्ट को और तरह से भी देखते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर थीटा मेरा वेक्टर है, दरमियान में थीटा की टर्म के अंदर हम उसे दिखाना चाहें, ठीक है, तो उसे हम कैसे करके दिखा सकते हैं कि देखें ज़रा, ये मेरा पास एक वेक्टर है जो a है, दूसरा मेरा b है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, a की नाम प्लस
जैसे यहाँ पे दिखाया है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे x है, ये फॉर एग्जांपल x वेक्टर है, दूसरा y वेक्टर है, तो x वेक्टर की नॉर्म प्लस b वेक्टर की मैग्नीट्यूड बेसिकली, और इनटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। जैसे यहाँ पे दिखाया, ये मेरा एक a वेक्टर है, दूसरा b वेक्टर है, तो इनका मैं इनर प्रोडक्ट फाइंड करना चाहूँ तो वो क्या है, a की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय b की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब मैं ज़रा बड़ी तवज्जो से एक अहम बात करने लगा हूँ। यहाँ आप कहेंगे यहाँ b तो नहीं लिखा हुआ। फॉर इंस्टेंस हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे ना b जो है ना, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, कौन सा होता है, बता सकते हैं? जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, अगर उसकी मैग्नीट्यूड 1 है तो देन हम इसका प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखेंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसको हम लेटर ऑन भी इंशाल्लाह कई और कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अब देखें जरा, इसको हम ये भी कह सकते हैं, अब यहाँ पे ये जो लेंथ नजर आ रही है ना आपको, इसको हम ये भी कह सकते हैं, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वेक्टर को मिल रहा है ना, और इस ओरिजिन से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? प्लीज इस बात को जरा ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, इसी तरह से जिस तरह से हमने इनर प्रोडक्ट की बात की, इसी तरह से आउटर प्रोडक्ट भी है। जैसे ये दो वेक्टर थे मेरा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, एक मेरा x वेक्टर है, दूसरा मेरा y वेक्टर है। ठीक है, y1, y2 और y3। तो इनका इनर प्रोडक्ट लेना था तो मैंने क्या लिखा, x ट्रांसपोज y। ठीक है, और एलिमेंट वाइज इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका आंसर क्या आया, जरा देखिएगा। ये था मेरा वेक्टर, ये वेक्टर है मेरा 3/1 का, ये है 1/3 का। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, सिंगल एक वैल्यू आई। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये करता हूँ, अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ इस वाले वेक्टर का, तो अब ये क्या हो गया जी, हाँ जी, इस वेक्टर की डायमेंशन है 3/1 और ये क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो अब आउटपुट क्या आएगी 3/3। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पे है, n/1/n का वेक्टर था, दूसरा n/1 का, तो मल्टीप्लाई किया तो n/n की मैट्रिक्स हमारे पास आएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैट्रिक्स अगेन एक्सटेंशन ऑफ वेक्टर के मल्टीपल वेक्टर को हम इस तरह से अरेंज कर देते हैं तो वो हमारी एक मैट्रिक्स बन जाती है। यानी कि क्या मतलब, यहाँ पे रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। वेक्टर के अंदर जस्ट अगर रो वेक्टर है तो उसकी जस्ट एक रो थी, अगर कॉलम वेक्टर है तो उसका जस्ट एक कॉलम था। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि वो जो रो वेक्टर अभी थोड़ी देर पहले जिसकी बात की है, या कॉलम वेक्टर जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, वो भी बेसिकली मैट्रिक्स ही है। जब कॉलम वेक्टर की मैं बात करता हूँ तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, अगर मेरा n डायमेंशनल वेक्टर है तो इसका मतलब है उसकी डायमेंशन क्या हुई, हाँ जी, कॉलम वेक्टर की n/1। अगर मेरा रो वेक्टर है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी 1/n। अगेन वो मैट्रिक्स ही है। तो जैसे नीचे यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया है, तो ये हमारी एक एग्जांपल है मैट्रिक्स की। अच्छा जी, इसी तरह से अब ज़रा यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर भी हमने आपको ये वाला इमेज दिखाया था, ठीक है, कि देखें मैट्रिक्स हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर कंप्यूटर विजन के कॉन्टेक्स्ट में हम इमेज को सेव करना चाहेंगे तो वो मेमोरी के अंदर कैसे सेव होगा, ठीक है, एक मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, 2D अरे के फॉर्म के अंदर होगा। अगर मेरा ये ग्रे इमेज है, ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मैं इमेजेस के कॉन्टेक्स्ट में ग्रे इमेज क्या है, हमारा RGB इमेज क्या है, या बाइनरी इमेज क्या है, इसकी डिटेल इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर आएगी। तो यहाँ जस्ट आपको एक ग्रे स्केल इमेज दिखाया है, उसके अंदर क्या है बेसिकली जिसका एक ही चैनल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लें कि इस वाले डाटा को हमने, जो कि हमारा इमेज की फॉर्म के अंदर है, उसे हमने अगर कंप्यूटर के अंदर सेव करना तो हमें क्या चाहिए, एक मैट्रिक्स चाहिए, 2D अरे हमें चाहिए, तो उसके अंदर हम इसे सेव करेंगे। अच्छा, और अगर मेरा RGB इमेज है, ठीक है, जिसके 3 चैनल हैं, एक R चैनल है जो कि रेड कलर की वेरिएशन बता रहा है, दूसरा मेरा
जी चैनल है जो कि ग्रीन कलर की वेरिएशन बता रहा है, और तीसरा मेरा भी चैनल है जो कि ब्लू कलर की वेरिएशन बता रहा है। तो अगर मैं इन तीनों चैनलों को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, आरजीबी इमेज को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे 3 जो है मैट्रिक्स की ज़रूरत है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई है। आप इसे मैनिपुलेट कैसे करना है इंशाल्लाह अगली आने वाले लेक्चर के अंदर बात। अच्छा, अगेन कुछ सिंपल ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। एडिशन के साथ आपको वास्ता है, ये आपको अंदाज़ा ही है। तो मैं मैट्रिक्स को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इसकी ऐड होंगी। और इसी तरह से मैं अगर उसके अंदर कोई एक स्केलर वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, वो स्केलर वैल्यू हर एलिमेंट के अंदर ऐड होगी। तो आपको पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में आई होप सो के बात याद आ रही होगी। वहाँ पे कैसे होती है, बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, कि वो वैल्यू ब्रॉडकास्ट हो जाती है। फिर इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी। अच्छा जी, और इंटरेस्टिंग ऑपरेशन स्केलिंग। स्केलिंग कैसे है, स्केलिंग ऑपरेशन जी हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं मैट्रिक्स में, तो वो कैसे होगा जी, कैसे होगा, हर एलिमेंट के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। सही है, बड़ी तवज्जो से इस बात सुनिएगा। अगर वो जो नंबर है ना s, अगर वो 1 से बड़ा है, तो हर एलिमेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। अगर s की वैल्यू जो है 1 से छोटी है, तो फिर क्या होगा, वो छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा ये दोबारा यूज होगा इस वजह से मैं। अच्छा, हेडामर्ड प्रोडक्ट, अगेन दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो कि हम मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म करेंगे, और स्पेशली न्यूरल नेटवर्क के अंदर, स्पेशली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर, जहां हम ना जो आउटपुट हमारे पास फीचर्स आए हैं, जो आउटपुट इमेजेस आएंगे, जो कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हिडन लेयर के अंदर जो है ना कैसे फीचर मैप्स आते हैं, ठीक है, या जनरेटेड इमेजेस आते हैं, उनको हम जोड़ना चाहें तो उस वक्त ना इस तरह का प्रोडक्ट जो है ना वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम यूज़ करेंगे। तो ये प्रोडक्ट है बेसिकली क्या, हेडामर्ड प्रोडक्ट है क्या बेसिकली, कि एलिमेंट वाइज बेसिकली क्या करना है आपने, मल्टीप्लिकेशन, दैट्स और कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है जी जी जी, एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन का दूसरा नाम। अच्छा जी, इसी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ बेतहाशा आपकी आगाही है। पिछले कोर्स के अंदर भी हमने उसको रिकैप किया था, अभी मैं रिकैप नहीं करने का। जस्ट ये एंट्री कैसे आई है, या आपने इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ, पहली रो को इसकी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर एक आएगा वो यहाँ पुट करेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा इन्हीं स्लाइड्स के अंदर मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन एक और अंदाज से भी डॉक्टर रवाद ने एक्सप्लेन किया है। अगर आप उसे भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, अभी मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं जस्ट उसी की मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन को स्किप जरा जस्ट करता हूँ। हाँ जी, अब जरा ट्रांसपोज की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोज के बारे में भी आप जानते हैं, इसका क्या मतलब होता है, रोज को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दें, लिख दें, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स चलाएगी। अच्छा, इसी तरह से और इंटरेस्टिंग ऑपरेशन, हाँ जी, डिटर्मिनेंट, ये क्या है बेसिकली, डिटर्मिनेंट क्या है जी, शाबाश बता सकते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। हम ना फॉर इंस्टेंस हम दो वेक्टर हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और अगर हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास हमें क्या आउटपुट आएगी, हमें आउटपुट एक एरिया फाइंड करके देगी। तो कहते हैं ये जो डिटर्मिनेंट है ये एरिया ही फाइंड कर रही है बेसिकली। ठीक है, वो कैसे करके जरा देखिएगा, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, ठीक है, इसके अंदर आपको दो रोज नजर आ रही है। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ पहली रो जो है ना वो एक वेक्टर को शो कर रही है और दूसरी रो दूसरे वेक्टर को शो कर रही है। ठीक है, जैसे ये एक रो है और दूसरी पहली रो का वेक्टर ये है, ठीक है, दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज हैं। अगर आप इन दोनों का जो है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें ना तो आपके पास यही एरिया आता है। तो ये हमने कैसे फाइंड कर लिया, ए को मल्टीप्लाई करें, जैसे आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होते हैं 2D के अंदर, 2D अरे है तो कैसे करते हैं कि क्रॉस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें और ने सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो जस्ट यही बात यहाँ पे शो की है। अच्छा जी, इसी तरह से
अगर मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो देन हम उसका कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगेन दिस इज़ वेरी सिंपल। इस एक्सप्लेनेशन को छोड़ के एग्जैक्ट इस एग्जांपल पे आ जाएं, जिसको काफ़ी दफ़ा आपने देखा होगा एफएससी के अंदर भी ना, कि आप इस वाली रो ए को आप बाहर लिख लें और ए के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और ए वाले जो रो है उसे स्किप कर दें और अंदर जो भी वैल्यू आती है उसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर लिख लें, ठीक है। और इसी तरह से बी को सिलेक्ट करें माइनस, ठीक है, माइनस बी करें और फिर इसी तरह से बी वाली रो को और बी वाले कॉलम को आप स्किप कर दें और जो बाकी टर्म लिखती हैं उसे आप एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर लिख दें एंड सो ऑन। और फिर वही उसी तरह से जैसे 2D अभी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, बिल्कुल वैसे ही आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो दिस इज कॉल्ड दिस इज वे वी कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे मैं ए और बी का ना डिटर्मिनेंट, दो मेरी मैट्रिक्स हैं, अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूं, उसका आंसर वही आएगा अगर आप दो मैट्रिक्स को इंडिपेंडेंटली उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करें और उसके बाद उनकी मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है। और इसी तरह से और भी है, जैसे अगर आप दो मैट्रिक्स को किसी भी ऑर्डर के अंदर मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करें, स्टिल आपको आंसर सेम नज़र आएगा। और इसी तरह से अगर आप ट्रांसपोज भी ले लें मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट फाइंड करें और बगैर ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट फाइंड करें, दोनों तरह से आपको आंसर एक तरह का मिलेगा। एंड जस्ट टू रिकैप ऑल दिस थिंग। अच्छा जी, अब ट्रेस, अगेन दिस इज़ वेरी यूजफुल ऑपरेशन जो कि हम मैट्रिक्स पे परफॉर्म करते हैं और इसका यूज़ इंशाल्लाह आएगा जब हम कॉर्नर डिटेक्शन की बात करेंगे ना, आप इस वाली चीज़ को अप्लाई होता है वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कि ट्रेस बेसिकली क्या है, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ना, उसके सारे जो भी डायगोनल एलिमेंट हैं उनको आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, दिस इज कॉल्ड अ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज जो ट्रेस के साथ, ट्रेस ऑपरेशन के साथ जुड़ी हैं वो क्या है कि आप दो आपके पास मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ट्रेस फाइंड करें, या ए बी के साथ, और दूसरा क्या है, आप बी ए को मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रेस फाइंड करें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी तरह से एडिशन के साथ भी आपको इसकी ट्रेस की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जिस पे हमने पहले भी काफ़ी बात की कि हम इनवर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपने ये देखा कि मतलब मैं एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करूं और उसको मल्टीप्लाई करूं उस मैट्रिक्स के साथ, तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, बिल्कुल स्केलर के साथ। जैसे एक स्केलर है, फॉर इंस्टेंस उसकी वैल्यू है 5 और उसका इनवर्स लेता हूं मैं, यानी क्या मतलब 1/5 उसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आता है, 1। मैट्रिक्स के साथ भी ऐसा ही है। और इनवर्स डज नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट, आपको पता है जो सिंगुलर मैट्रिक्स हैं उनका जो डिटरमिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते, हमेशा नॉन सिंगुलर वैल्यू का डिटरमिनेंट। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये स्क्वायर होनी चाहिए मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और अगेन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं कि आप ए इनवर्स फाइंड करें फिर उसका इनवर्स फाइंड करें तो आपको ए आंसर मिल जाएगा। और इसी तरह से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और उसका इनवर्स फाइंड करें, विच इज़ इक्वल टू बी का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से कुछ और एक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि आप एक मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज लें तो दोनों एक जैसी मैट्रिक्स आ जाए, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, अगर उसके साथ जस्ट माइनस साइन आ जाए, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा जी, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिनकी डायगोनल्स पे कुछ वैल्यूज़ नंबर हैं, नॉन ज़ीरो नंबर हैं, लेकिन डायगोनल के अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो है। और अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की स्पेशलाइज फॉर्म है जिसके अंदर डायगोनल्स पे वैल्यू जो पड़ी हैं वो क्या है, वो 1 है, ठीक है। अगेन ये सारी बातें आपने पहले देखी हुई हैं, होप सो के जस्ट टू रिकैप द थिंग। अच्छा जी, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन है क्या इसको ज़रा ऑफ करेंगे जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए, फिर ऑन करना है, मैं लिखना चाह रहा हूँ, कर दें फिर चल जाएगा ये, चलें लेट्स सी ऑफ।
चलो अच्छा जी, अब ज़रा हम ट्रांसफॉर्मेशन, वो नोट्स से मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं विजुअली पहले हम यहाँ पे, अच्छा जी ट्रांसफॉर्मेशन की अभी हम बात करेंगे। ठीक है, 2D ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है? ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद ये है कि जैसे मैंने अभी आपको 3 एग्जांपल स्टार्ट पे दिखाए। एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे हम कहते हैं स्केलिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे हम कहते हैं रोटेशन। जब मैं ट्रांसलेशन वाली ट्रांसफॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करूँगा ना, तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जो है ना वो चेंज कर लेगा। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है तो वो कहाँ पे आ जाएगा? जिस तरफ आप उसे कहेंगे मूव कर दो उस तरफ मूव कर देगा। ठीक है, ये मैंने जस्ट ट्रांसलेशन की है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह से स्केलिंग क्या है? जब भी मैं स्केलिंग वाला ऑपरेशन, स्केलिंग वाली ट्रांसफॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करूंगा, तो ऐसा करने से बेसिकली क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। ये बात समझ, यानी कि उसके साइज को ये अफेक्ट करेगी, जबकि ट्रांसलेशन जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज को अफेक्ट नहीं करते। इसका क्या मतलब है? बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनिएगा। इसका मतलब है जो ट्रांसलेशन है ना, वो एक टेक्निकल टर्म बोली जाती है, लोग कहते हैं वो एक रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है। उसकी वजह से ऑब्जेक्ट के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से तीसरी तरह की एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका नाम है रोटेशन। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पे रोटेशन प्रोवाइड करूंगा ना, तो वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर लेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है, या जो अफेक्ट करती हैं किसी ऑब्जेक्ट के शेप पे, उसकी ओरिएंटेशन पे, या उसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर देती हैं। अच्छा, अब इनमें सबसे जो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो है ट्रांसलेशन। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं नंबर 1, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस देखें जरा, मेरे पास, मैं 2D की अभी बात कर रहा हूँ, 2 डायमेंशन के अंदर ना मेरे पास एक पॉइंट है। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ ये P पॉइंट है। ठीक है, P पॉइंट, इसका क्या मतलब है कि, और ये फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, अच्छा अब मैं इस पॉइंट पे, जो कि यहाँ पे x डिस्टेंस पे है, और ये पॉइंट वर्टिकली यहाँ से y डिस्टेंस पे है। ठीक है, इन दोनों वेक्टर को मिला के ये एक रिजल्टेंट वेक्टर बना। अच्छा, अब मैं इस वाले पॉइंट को ना यहाँ से इस जगह पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो अब ये मेरा पॉइंट होगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें रिप्रेजेंट कर P डैश x डैश y डैश के साथ। तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया? दिस वन। तो बता सकते हैं शाबाश मुझे कि ये अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जी बता सकते हैं जी शाबाश। मैं कह रहा हूँ x प्राइम क्या होगा, बता सकते हैं आप? ये जैसे था ना x और ये था y, यानी कि ये x और y पोजीशन शो कर रहा था। शाबाश, x के अंदर कुछ ऐड करूंगा, कितना? फॉर इंस्टेंस मैं उसे रिप्रेजेंट करता हूँ tx के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? x डैश इज इक्वल टू x प्लस tx। और इसी तरह से y डैश क्या हो जाएगा जी? अगेन ये मेरा बेसिकली क्या था? ये y था और इसके अंदर मैंने कुछ ऐड किया, क्या? py। तो अब टोटल ये क्या हो गया?
एक्स प्लस टी। हाँ, ये बात समझ आई, कोई मुश्किल बात नहीं की। तो ये जस्ट ट्रांसलेशन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन मैंने अप्लाई की है। तो अब वो पॉइंट एक नई पोजीशन पे आ गया या वो ऑब्जेक्ट एक नई पोजीशन पे आ गया। ठीक है, ये बात समझ आई। अच्छा प्लीज बड़ी तवज्जो सुनिएगा इस बात को, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं, इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने बड़ी डिस्कशन की पिछले कोर्स के अंदर भी ना, कि हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि अपने डाटा को किसी तरह से मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दें। उससे क्या फ़ायदा होगा? मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करें, क्या फ़ायदा होता है? शाबाश, स्पीड। यानी कि क्या, कोई भी कंप्यूटेशन करेंगे वो एफिशिएंटली होगी। सही है, ये तो हमने साबित भी किया था। और दूसरा, हम अगर डाटा अपने को एक वेक्टर या मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें बड़ा आसानी से रिप्रेजेंट करें, देखने में बड़ा आसान हो जाएगा, आसानी से हम देख सकेंगे जी इस मैट्रिक्स के अंदर एक फलाना डाटा हमारा पड़ा है। ठीक है, मैनिपुलेशन आसान है और एफिशिएंट है कंप्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर हम ऐसा करते हैं, इस वाले ऑपरेशन को जिसको हमने ट्रांसलेशन कहा है, कोशिश करते हैं एक मैट्रिक्स या वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने की। शायद बता सकते हैं कैसे लिखूंगा मैं वेक्टर फॉर्म के अंदर, बता सकते हैं कैसे लिखूंगा या मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर? जी, क्या ख्याल है? मैं ऐसे x डैश y डैश को मैं लिखूं एक वेक्टर के अंदर, क्या लिखूं जी? जी, एक x, सॉरी ये y आएगा, x और y का भी एक कॉलम वेक्टर बना लूं, यही कह रही हैं आप? शाबाश। और जी जी, इन्होंने कहा है यहाँ पे क्या लिखें x और y का एक वेक्टर बना लो और प्लस tx और t। शाबाश, बिल्कुल ठीक। आप लोग कहेंगे ये कोई बहुत तोप काम तो नहीं हुआ, लेकिन इट्स ओके। लेकिन अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर को मैं आप बताऊंगा कि इसके अंदर हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल ठीक है जी। अब मैं ज़रा थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड करने लगा हूँ, एक ट्रिक ऐड करने लगा हूँ, मेरे साथ रहिएगा, इसकी वजाहत थोड़ी देर तक करूँगा मैं। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ के आए हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं डालता। जैसे स्केलर के अंदर एक कोई नंबर है 1, स्केलर के अंदर कोई नंबर है 1, अगर 1 को मैं किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है, उसे किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं डालता। तो जैसे ऐसे ही मैंने डाल दिया। अब ये मैंने क्यों लिखा है ऐसे, ये अभी थोड़ी देर तक मैं आपको बताता हूँ। हम ऐसे कर सकते हैं ना, कोई हर्ज तो नहीं है ना? बस ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, p डैश इज इक्वल टू x प्लस मैं t कह दूँ। ठीक है, यानी कि x से, सॉरी यहाँ मैं लिख दूँ p प्लस t से मुराद क्या? ट्रांसफॉर्मेशन जो अप्लाई की। अच्छा जी, अब ये तो मैंने एक ट्रांसलेशन की बात की। अच्छा चलें एग्जाम्पल डिस्कस कर लें जी, बहुत आसान सी, होप सो कि ये समझ आ गई होगी बात। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एक पॉइंट था ये वाला, इसकी वैल्यू थी, यही पॉइंट है, इसकी वैल्यू थी 2,4। ठीक है, इस पे जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है ना, ठीक है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर है ना, उसकी वैल्यू है -1 और 11। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि प्लीज़ आप मुझे बता दें कि P डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। वेरी सिंपल ना, P पॉइंट, P की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, P की वैल्यू क्या है 2 एंड 4। ट्रांसफॉर्मेशन ये अप्लाई करनी है, आप P डैश बता दें, जिस इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है वैल्यू, और तो कुछ नहीं। जी शाबाश, क्या आएगा जी? शाबाश, ये वैल्यू क्या आ गई 1 और दैट्स इट। इसके अंदर ऐड करना है, ये जस्ट ऐड करना। क्लियर है जी, कोई मुश्किल बात तो नहीं की। अच्छा जी, और फर्ज किया मैं कहता हूं ये एक पॉइंट पे अप्लाई किया आपने, अगर मेरे पास कोई ट्राई जी, कोई सवाल है?
अगर मैं कहूँ एक ट्राइंगल है उस पर अप्लाई कर दें, ये मेरी ट्राइंगल है फॉर इंस्टेंस, ये आपने वैसे घर जा करना है लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल है, इसके पॉइंट्स हैं, ज़रा मैं ए लिख देता हूँ, आपने खुद आइडेंटिफाई कर लेना वो कौन से हो सकते हैं। 2, 7, B इज़ 7, 10 और C इज़ 10, इस पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, कौन सी वाली, 3, 4। ठीक है, बात समझ आई? ये मेरा ए पॉइंट है, इसको मैं ऐसे करके लिखा, आप ऐसे करके लिख लें, इससे परेशान ना हो, इसे ऐसे लिख दो, ए इज इक्वल टू 2, 7, बी इज इक्वल टू 7 और 10 और सी इज इक्वल टू 10 और 2। इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, क्या करेंगे आप, हर पॉइंट पे ये अप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली सारी ट्राइंगल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है जी, अच्छा जी, एंड सो ऑन। चलें जी, अब अगली बात कर लेते हैं, रोटेशन। जी, इसकी समझ आ गई? प्लीज़, अब आपने ये वाला एक सवाल था जो अभी मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, इसको हम अभी इंशाल्लाह टैकल करते हैं थोड़ी देर तक। अच्छा जी, रोटेशन क्या है? फ़र्ज़ किया, बड़ी तवज्जो से प्लीज़, आसान सी बातें, कोई मुश्किल नहीं। मेरा एक पॉइंट है P है, वो PXY, वो X एक्सिस से ना थीटा फाई एंगल पे है। ठीक है, सही है। मुझे आप थीटा फॉर्म के अंदर आप मुझे बता सकते हैं इसके x और y कोऑर्डिनेट्स, फाई को यूज़ करके, एंगल को यूज़ करके बता सकते हैं? शाबाश, x क्या, और सॉरी एक चीज़ और, ये जो इसकी लेंथ है ना इस p वेक्टर की, वो है r। शाबाश, r cos फाई और दूसरा r sin। ठीक है, ये इसका x कंपोनेंट और ये इसका y कंपोनेंट आ गया, सही है। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब यही मेरा वेक्टर है, यानी कि जिसकी लेंथ क्या है r, मैं इसको ना यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज, इंपॉर्टेंट बात क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, कितना एंगल, थीटा। ठीक है, तो ये किस पोजीशन पर चला जाता है, जिसको मैं कहता हूँ P डैश, यानी कि x डैश और y डैश। शाबाश, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? शाबाश जी, जी, x डैश इज इक्वल टू, जी बताएं, r, जी शाबाश, कॉस, शाबाश, थीटा प्लस फाई, और हाँ जी, और y डैश इज इक्वल टू r साइन थीटा प्लस फाई। अच्छा, यहाँ मैं इसे खोल के लिखना चाहूँ तो ये क्या आएगा, x डैश की वैल्यू, जी, r cos थीटा cos फाई माइनस r sin थीटा और sin फाई। ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा आपने। और इसी तरह से r, जी,
ये आपने मुझे बताया था, ये क्या है, आर साइन थीटा प्लस फाई, ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा आर, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मैं इस वाली फॉर्मुलेशन के अंदर ना फाई को वैसे ही निकाल देना चाहूँ। फाई के बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखना चाह रहे, हमें एक्स और वाई की इन्फॉर्मेशन ही अगर गिवन है तो कैसे हम एक्स डैश और वाई डैश फाइंड कर सकते हैं। तो देखें ज़रा, ये वैल्यू ज़रा गौर से देखिएगा, इन दो वैल्यू को मैं एक्स के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, ये एक्स है ना, एक्स आर का, तो आर फाई थीटा को मैं एक्स कह देता हूँ। इसी तरह से आर साइन फाई को मैं, ये मेरा एक्स आ गया, ये मेरा वाई आ गया, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे ये क्या है जी, ये एक्स है और ये वाई, ठीक है। तो अब एक्स डैश क्या हो गया जी, एक्स डैश क्या हो गया जी, एक्स डैश एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और वाई डैश जी एक्स साइन थीटा और प्लस वाई साइन फाई, ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना। अच्छा, अब ज़रा बड़ी तवज्जो से देखिए, इसमें कोई सवाल तो नहीं, मुश्किल बात तो नहीं लग रही। अच्छा, अब मैं ये जस्ट मिटा देता हूँ। देखें ज़रा, अब क्या मैं इसको मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख सकता हूँ जी, शायद बता सकते हैं, एक्स डैश वाई डैश जी, बताएं शाबाश, लिख सकता हूँ मैं जी जी, यहाँ पे ये चले, थैंक यू जी, बताएं शाबाश, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर क्या ख्याल है अगर मैं ऐसे लिख दूँ, माइनस क्या ख्याल है, बिल्कुल ठीक, हम लिख सकते हैं, सही है, ये बात समझ आई। अच्छा, अब ज़रा चलें, एक सवाल आपसे, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ ये जो पॉइंट है ना, इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू है 3 और 4, और आपने ये जो थीटा रोटेट किया काउंटर क्लॉकवाइज, इसकी वैल्यू है 45 डिग्री। तो शाबाश बता सकते हैं एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू क्या होगी जी, वेरी सिंपल, जस्ट पुट करनी है वैल्यू इसके अंदर, इस फॉर्मुलेशन के अंदर। अभी वैल्यू क्या है, ये क्या है 3, ये क्या है 4, यहाँ सारे थीटा की वैल्यू क्या आ जानी है 45, बस सॉल्व कर लें, जो आंसर है वो आंसर है, ठीक है जी, कोई मुश्किल बात तो नहीं, ठीक। चलें जी, अब ज़रा हम अगली स्टेज पे आते हैं। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P डैश इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को कह दूँ R मैट्रिक्स है मेरी, और इनटू X, सही है। अच्छा जी, अब ज़रा हम बात करते हैं तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसका नाम क्या है स्केलिंग, ठीक है। क्या मतलब, मेरे पास कोई पॉइंट है X, अगर मैं
x मेरे पास पॉइंट है, अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, डेल्टा x, ठीक, ऐसा करने से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर ये x की वैल्यू देखें ज़रा 1 से बड़ी है, ठीक है, अगर डेल्टा x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये क्या हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा, ऐसे है कि नहीं। और इसी तरह से अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये क्या हो जाएगा, छोटी, सही है। इसी तरह से y इज इक्वल टू y डैश x डैश एंड y डैश, ठीक है, ये बात समझ आई। बड़ी तवज्जो से देखिएगा इस बात को। स्केलिंग के ट्रांसलेशन के अंदर क्या हो रहा था, क्या ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो रहा था, नहीं, इसका मतलब ट्रांसलेशन एक रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन थी। रोटेशन के बारे में क्या ख्याल है, क्या ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो रहा था, नहीं, इसका मतलब है रोटेशन भी आल्सो इज अ रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि स्केलिंग इसके अंदर साइज चेंज हो रहा है, ये रिजिड नहीं, ये साइज को अफेक्ट करती है। अगर ट्राइएंगल है, ट्राइएंगल के सारे कोऑर्डिनेट्स पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो ट्राइएंगल छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब ज़रा मैं इसको दोबारा से अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, जी बता दें, शाबाश, ये तो बहुत आसान है। हाँ जी बताएं जी, लिखेंगे आप लोग, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगी जी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मैंने बात की है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। हम कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम चाह रहे हैं कि सारी की सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उन्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर लिखें। ऐसा लिखने से क्या होगा, हमारी कंप्यूटेशन बहुत एफिशिएंट हो जाएगी। इसको मैं अभी थोड़ी देर तक आपको दिखाता भी हूँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, अभी मैं इसको बताता हूँ आपको डिटेल से। जी शाबाश। तो यहाँ फिर क्या करना होगा, समझ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखें, इसके बारे में क्या ख्याल है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इनटू क्या ख्याल है, ठीक है जी। इसका मतलब है ये मेरा पॉइंट P डैश, ये मेरी स्केलिंग मैट्रिक्स फॉर इंस्टेंस, और ये मेरा, ठीक है जी। चले इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं और फिर मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क भी देता हूँ। चले जी, मेरे पास एक पॉलीगॉन है, एग्जांपल चले जी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले, अब आपने क्या करना है, इसे स्केल करना है, इसे स्केल करना है 2 यूनिट इन x डायरेक्शन और 3 यूनिट इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो शाबाश बताएं क्या ये ABC कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉलीगॉन या इस, चलें ट्राइएंगल के, चले जस्ट एक पॉइंट पे अप्लाई कर दें, ए पे, हाँ बता दें, ए डैश क्या हो जाएगा, जी शाबाश, क्या हो जाएगा 415, ठीक है, एग्री करते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 4 और बस यही ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर अप्लाई करते हैं, इस फॉर्म के अंदर अप्लाई करते हैं। मैनुअली तो हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन कंप्यूटर के अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे अपना पाइथन के अंदर, तो हम मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे, क्यों मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इसी तरह से
एक और एग्जांपल, अब जस्ट एग्जांपल सीख दो करनी है और कुछ नहीं। अच्छा जी, अब आपके पास एक, मैं इसे मिटाना नहीं चाह रहा, यही लिख लेते हैं। चलें अगली एग्जांपल, मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। अब आपने क्या करना है, दो काम करने हैं, बड़ी तवज्जो से प्लीज। पहला काम, ट्रांसलेट दिस रेक्टेंगल, क्या मतलब इसके हर सारे कोऑर्डिनेट्स को बाय 2 यूनिट्स इन बोथ डायरेक्शन। एक काम, और दूसरा काम आपने फिर क्या करना है, और स्केल करना है आपने से, ये ट्रांसलेट करना है आपने, उसके बाद स्केल इट, जो भी आंसर आए उसके बाद आपने से स्केल, जो भी इसकी पोजीशन बने उसके बाद स्केलिंग अप्लाई करनी है बाय 1.5 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन एंड 0.5 यूनिट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है जी शाबाश, समझ आई बात? कोई मुश्किल तो नहीं बात? ये जो ट्रांसलेशन और जो स्केलिंग के अंदर किया, दोनों इकट्ठी चीज़ें करनी। अब आपने हर पॉइंट पे अप्लाई करना है, बस दैट्स इट। कि पहले आपने ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है। फॉर इंस्टेंस, हाँ जी बता सकते हैं आप, चलें इस वाले पॉइंट पे बता दें, इस वाले पॉइंट पे क्या ट्रांसलेशन होगी जी? ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? 5 2 पे, शाबाश। और उसके बाद स्केलिंग कर देंगे तो फिर क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एंड, और ये क्या दूसरा पॉइंट क्या बना था? 2 मल्टीप्लाई बाय। ये मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? कोई सवाल है तो कर लें, क्योंकि अभी मैं आपको होमवर्क देने लगा हूं। अच्छा जी, अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क नंबर 1, जो मैं इंशाल्लाह क्विज लूँगा उसके अंदर ही पूछूंगा। और इस दफ़ा एक क्विज की अनाउंसमेंट भी है। सॉरी, वो लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा नज़र आ रहा है, होमवर्क नंबर 1। चलें शाबाश, वो कैमरा नहीं देखेगा लेकिन चलें आप तो देख रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा चलें, मैं लिख लूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा जी, उसके अंदर क्या है कि जस्ट आपने एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, उसे आपने मॉडिफाई करना है। यार मैं इधर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, होमवर्क ठीक है। ये मैं अगला जो क्विज होगा उसके अंदर पूछ सकता हूँ, प्लीज ये ख्याल रखना आप। मॉडिफाई ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस हैविंग वर्टिसेस हाँ जी, समझ आई बात कि ये ट्राइंगल है। मॉडिफाई का मतलब समझ आ रहा क्या है? क्या मतलब है? चेंज करना। चेंज करने से मुराद क्या? कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे? हाँ, स्केलिंग की। मॉडिफाई
ट्राइंगल, स्केल करना है इसे आपने, ठीक है, स्केल। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, स्केल करना है आपने, लेकिन इस चीज का ख्याल करना है आपने क्या, कि ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो पोजीशन है ना, ये यही रहे। यानी कि एक जो आपका सी कोऑर्डिनेट है, फॉर एग्जांपल बी कोऑर्डिनेट है, जो भी नाम इसका दे दें आप, ये एक कोऑर्डिनेट यही रहे, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्केल करना है, ठीक है, इस चीज का ख्याल करते हुए, ठीक है। तो वो कैसे करना है, इसके बारे में आपने सोचना है, ठीक है, बल्कि सोचना नहीं, करके आना है, मैं क्विज में पूछूंगा। अच्छा, इसी तरह से एक और छोटा सा सवाल और मैं देना चाह रहा हूँ, कि वो भी मेरा ख्याल में यहाँ लिखा है, मैं जस्ट उसे दिखा देता हूँ, इसे ऑन करें, अगर ये डिस्प्ले आ जाता है तो। हाँ, ये डिस्प्ले ऑन हो गए। अच्छा जी, अच्छा जी, ये सारे मैं नोट्स भी आपसे शेयर कर दूंगा, हाथ से लिखे हुए हैं। अच्छा जी, एक सवाल ये आपने करना है, अच्छा ये सवाल है जी, रोटेट, ये नोट कर लें जी। ये सवाल क्या है, लिखा नज़र आ रहा है, मैं मिटाना नहीं चाह रहा इसे, तो नहीं नज़र आ रहा, यहाँ से मैं ये तो मिटा दूँ, ये हमारी मैट्रिक्स, इसको मैंने मॉडिफाई कर रहा। हाँ जी, रोटेट द ट्राइंगल बाय, वो जो ये वाली ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स में आपको ट्राइंगल, हाँ जी, जिसे कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, ठीक है, जिसे कोऑर्डिनेट हैं 0 0 और क्या है जी 2 2, ये दिखे ना 0 0 2 2 और 4 2, ठीक है। इस वाली मैट्रिक्स की बात हो रही है, इस पर क्या करना है आपने, इसे रोटेट करना है बाय 45 डिग्री काउंटरवाइज अबाउट द पिवट, जो कौन सी है -2 -2। देखिए अभी तक जो रोटेशन की हमने बात की है ना, वो ऑरिजिन पे हमने रोटेट किया है, याद है, यहाँ पे रोटेशन ये है ना, ये ऑरिजिन ये था, इस पे रोटेट किया। अब आपने उस पे रोटेट नहीं करना, बल्कि कहाँ पे रोटेट करना है, जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सॉरी, बल्कि ये नया पॉइंट -2 और 9, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। हाँ जी, आपने ट्राइंगल को अभी तक जो रोटेट किया ना, इसी एक पॉइंट पे रोटेट किया, अब ऐसा नहीं करना, अब आपने रोटेशन करनी है, लेकिन कैसे करके, -2 और -2 एक पॉइंट है, उस पर देखिए मैं एक्सप्लेन भी बल्कि कर दिया। पहले आपने इस वाली ट्राइंगल के हर पॉइंट को -2 पे ले जाना है, उसके बाद रोटेशन करनी है, और उसके बाद फिर दोबारा से फिर ट्रांसलेशन करनी है कि दोबारा से वो ऑरिजिन पे आ जाए, ठीक है। यानी कि 2 ऑपरेशन आपने, 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। पहले क्या, पहले आपने करनी है ट्रांसलेशन -2 पे, उसके बाद जी, उसके बाद रोटेशन, उसके बाद दोबारा से ट्रांसलेशन,
ताकि वो जीरो ऑरिजिन पे आ। बड़ी तो वजह से प्लीज ये वाला ऑर्डर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें मैंने ये क्या किया, ये क्या लिखा है मैंने, ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखने की कोशिश की है। ट्रांसलेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर। बड़ी वजह से देखिए इस बात को, हालांकि हमें पता है कि ट्रांसलेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर नहीं है, वहां तो एडिशन है। अभी इसको भी मॉडिफाई करते हैं, यानी कि ये मैं इस तरह की स्टेटमेंट लिखूं तो ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैं बड़ी से बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को लिख सकता हूं। मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन को मैं एक स्टेटमेंट के अंदर लिख सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं लिख सकता हूँ स्केलिंग, रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो ये आपने इस असाइनमेंट के अंदर करना है। चलें जी, अब मैं आपको दोबारा से इसे बंद करें। अच्छा जी, आप इसको जरा कन्वर्ट करने लगे। ये होमवर्क हो गया, आप जरा गौर से देखिएगा प्लीज। मैंने कहा कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिख लेना तो हमारी कंप्यूटेशन बड़ी एफिशिएंट हो जाएगी। अब ये जो हमारी स्केलिंग है वो तो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से हमारी जो रोटेशंस है वो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर है, स्टिल इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, दरमियान में ट्रांसलेशन आ जाती है, तो वो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी डिफरेंट है। तो क्या किसी तरह से कोई ऐसी टेक्निक है कि जिसको हम अप्लाई करें और ये जो हमारी ट्रांसलेशन है इसको भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर लिखें? ठीक है, तो इसका जवाब है हाँ जी है। तो उस टेक्निक का नाम क्या है? उसको कहते हैं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा इस बात को, कहते हैं होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि अभी तक आपने जो 2D ट्रांसफॉर्मेशन लिखी थी ना, तो आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके लिखी थी ना, ये आपको जैसे नजर आ रहा है। अब होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप यूज कर लेना तो आप अपनी ट्रांसलेशन को भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। वो कैसे करके, बहुत आसान है। बड़ी वजह से देखिए इस बात को, ये जो था ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने लिखी, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने लगा हूँ। गौर से देखिएगा क्या करना है, होमोजीनियस फॉर्म के अंदर लिखने लगा। कैसे करके देखें जी, मैंने क्या किया, इसको ऐसा ऐसे ही रहने दिया। इसके साथ ना एक रो जो है ना, एक रो ऐड कर रहा हूं और एक कॉलम ऐड करने लगा हूं, जिसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, यानी कि ये मैंने एक डमी जो रो थी ना वो ऐड की और उसके साथ इस कॉलम के अंदर tx डाल दिया। और यहां पे क्या है, ये वन अगेन दिस इज डमी वन। डमी याद है, हम डमी वेरिएबल को यूज करते थे मशीन लर्निंग के अंदर, जस्ट लाइक दैट। और इसी तरह से यहां पे क्या ऐड कर दिया। शायद आपको ये मुश्किल लगा, मैं इस पे दोबारा आता हूं, जरा इसको देखें जरा। मैं सभी जो मेरी ट्रांसलेशन है ना, सभी को होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैं लिखने लगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे करूंगा, वेरी सिंपल, जस्ट मैं एक डमी वेरिएबल यहां ऐड करूंगा जिसकी कोई अहमियत नहीं, जस्ट ये बताएगा डायमेंशन एक जैसी हैं। और इसी तरह से जरा देखिएगा, मैं इसके अंदर एक रो ऐड करूंगा और एक डमी वेरिएबल लिखूंगा 1, इसको मैंने 3x3 बना दिया। और इसी तरह से x y और उसके साथ एक डमी 1 वेरिएबल डाल, डमी 1 लिख दिया। यानी कि ऐसा करने से क्या किया मैंने, ये जो 2D मैट्रिक्स थी इसको मैंने 3D मैट्रिक्स बना। ये है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट ऐड करने वाली बात, बस और कुछ भी नहीं। डमी 1 ऐड करना इज जस्ट लाइक मेकिंग दिस मैट्रिक्स इन अ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम, और कुछ भी नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही जो पहले आया। 1 को बस आपने एंड पे क्या करना है, ऐसे जाया कर देना है, यूज ही नहीं करना। इसी तरह से आप देखें जरा, स्केलिंग को होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के अंदर कैसे लिखूं, बता सकते हैं आप जी? मैं सिंपल डेल्टा एक्स, जी शाबाश बताएं, 0 और 0 0 डेल्टा एक्स 0 0 0 और 1। यहां पे क्या आएगा, x y और 1।
यहाँ पे क्या आएगा, एक्स डैश वाई डैश और वन। वन की तो कोई अहमियत ही नहीं, ऐसे ही रहने दें। और इसी तरह से देखें, अब जरा इस तरफ आए, अब आपको आसान लगेगा। जैसे मैंने टी एक्स और टी वाई को उठा के यहाँ एक कॉलम के अंदर डाल दिया और एंड पे वो डमी वन वैसा जैसे ही। अब देखिए मेरे सारे ऑपरेशन जो हैं, अब मजे की बात, सारे ऑपरेशन जो है मेरे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर। इसका क्या मतलब है, आप कोई भी स्केलिंग करना चाहें, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये x एक वेक्टर है, इसमें पहले अप्लाई करना चाह रहा हूं रोटेशन, करे भाई अप्लाई। इसके बाद मैं अप्लाई करना चाह रहा हूं स्केलिंग, करे भाई अप्लाई। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगा ट्रांसलेशन, करें अप्लाई। और किसी तरह की, अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, x डैश। यानी क्या मतलब, मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म के अंदर लिख सकता हूं क्या, सारी ट्रांसफॉर्मेशन, सारे ऑपरेशन, और एफिशिएंट है। मेरी बात समझ आई है? ठीक है। होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम का शायद आपने पढ़ा हो लीनियर अलजेब्रा के अंदर, पढ़ा है कि नहीं पहले? मैं अस्यूम वैसे कर रहा था, शायद आपको पता हो पहले। ये लीनियर अलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट हैं, कोई नई बात नहीं है, पुरानी बातें। चलें, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी रिकैप हो। ठीक है जी, बात समझ आ गई? चलें जी, आगे चलें। अच्छा जी, अब ज़रा आखिरी टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। आखिरी है जस्ट सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन। कोई सवाल है तो बता दें, ठीक है? अच्छा, मैं जस्ट उसको ना एक मैं जस्ट उसका बहुत ब्रीफ बताना, बहुत ब्रीफ। सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन, अगेन ये लीनियर अलजेब्रा का ही कॉन्सेप्ट है। मैं उसे बहुत ब्रीफ कि जस्ट आपको ना एक ज़हन में आ जाए, हाँ ये एक आइडिया है जिसको यूज़ करके हम अपने डाटा को कंप्रेस कर सकते हैं, बस। और इससे ज़्यादा नहीं चाहिए थी इस लेवल। एसवीडी कैसे काम करती है उसके बारे में मैं नहीं बताना चाह रहा, ठीक है? मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ, एसवीडी अगर हम किसी मैट्रिक्स पे अप्लाई करें तो वो हमें क्या करके देते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं अभी बात कर रहा हूं सिंगुलर एसवीडी, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए। ये एक अनसुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिथम है। अनसुपरवाइज लर्निंग को यूज़ करते हुए ये डाटा को कंप्रेस करता है। हमने अनसुपरवाइज कोई एल्गोरिथम नहीं पढ़ा था, हमने सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम पढ़े थे, ठीक है? तो उसके अंदर बेसिकली ये एल्गोरिथम क्या करता है, बेसिकली डाटा को कंप्रेस करता है। ये कंप्रेस करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करता है, मतलब काफ़ी सारे स्टेप्स हैं उसके अंदर। जैसे पहले वो नॉर्मलाइज करता है डाटा को, फीचर स्केलिंग अप्लाई करता है, कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाता है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है जिसके अंदर एसवीडी अप्लाई करता है। एसवीडी क्या करती है मैं वो बताने लगा। ये करती है, आप इसे कोई मैट्रिक्स दे ए, इसको एसवीडी, जस्ट लाइक ऐसे हमने एक फंक्शन है, इसको आप देंगे एक मैट्रिक्स, फॉर इंस्टेंस m/n की है या किसी भी और भी साइज की, तो ये क्या करेगा, इस मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर देगा, फैक्टराइज कर देगा, इसको डिफरेंट टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देगा। एक मैट्रिक्स का नाम होगा U, ए का नाम होगा सिग्मा या S कह लें, ठीक है, और ए का नाम होगा V। अब ये जो मैट्रिक्स है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये जो V है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये S जो है ना ये डायगोनल मैट्रिक्स है। बड़ी तवज्जो से इन मैट्रिक्स के बारे में। S इज अ, सारे टर्म बोलिए ना इस वजह से, डायगोनल मैट्रिक्स क्या मतलब, इस मैट्रिक्स की डायगोनल पे वैल्यूज हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ λ1 है, λ2 है, 0 0 0, इसकी जो भी डायमेंशन है उसके मुताबिक ये होगा, एंड सो ऑन। अच्छा, इसी तरह से अभी जस्ट मैं दो मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ प्लीज, U एंड S। ये है क्या, ये U जो वेक्टर है ना, ये U मैट्रिक्स है, ये इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट वेक्टर्स हैं। बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने, बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। अब ये जो वेक्टर इसके अंदर है, जो या जो V मैट्रिक्स के अंदर है, ये पता क्या है,
इनको कहते हैं ये ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर है। ये जो वेक्टर है आपस में क्या है, ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल से क्या मुराद, इनकी जो मैग्नीट्यूड है ना वो है 1, और नॉर्मल से मुराद क्या, ये हर वेक्टर दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब अगर मैं इन तीनों वेक्टर को शो करना चाहूं ना तो ये पता कैसे है, ये फर्ज किया u वेक्टर है तो ये जो u ये u1 है तो u2 कैसे होगा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, और ये v3 क्या होगा, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर, इस तरह से। और हाई डायमेंशनल के अंदर आप समझ लें वो जो चौथा वेक्टर होगा ये इन तीनों के परपेंडिकुलर होगा। अब तो हम विजुअलाइज जरा करना मुश्किल है, ये बात समझ आ रही है। लेंथ इनकी 1 है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, बड़ी तवज्जो से अब मैं ना एक्चुअल बात करने लगा हूं, मतलब जो ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब ये वेक्टर और ये वैल्यू क्या है, जस्ट जिनको जो यूज की जाती है डाटा कंप्रेस करने के लिए, मैं अब वो बताने लगा हूं। आपकी मैट्रिक्स जितने मर्जी बड़े साइज की है, उसको उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बड़ी तवज्जो से सुनिए इस बात को। आपकी मैट्रिक्स मीन आपका कोई इमेज है फॉर इंस्टेंस, उसके अंदर आप चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, जो इंपॉर्टेंट इंटेंसिटी है या जो इंपॉर्टेंट ब्राइटनेस वैल्यू है, मैं जस्ट उनको कैप्चर कर लूं, जो अनइंपॉर्टेंट है उनको निकाल दूं। यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो वेरिएबल है, वेरिएशन है ज्यादा, वो डाटा की मैं निकाल दूं, जो अनइंपॉर्टेंट लेस वेरिएशन है जो डाटा उसको मैं निकाल दूं। तो अब ये एसवीडी बेसिकली क्या करती है, इस मैट्रिक्स में से या ये जो इमेज आप समझ लें अभी, इसमें से जो इंपॉर्टेंट कलर है ना उनको रिप्रेजेंट करती है। कैसे करके जरा देखिएगा, ये पहला वेक्टर है, इसके अंदर वो वैल्यूज हैं जो सबसे ज्यादा कलर के अंदर इमेज के अंदर आ रही थी। अब इस वेक्टर के अंदर क्या है, उससे कम इंपॉर्टेंट वैल्यूज, इस वेक्टर के अंदर क्या है, उससे भी कम वैल्यूज। अब बड़ी वजह से देखिएगा, अब ये वेक्टर हैं आपस में क्या, परपेंडिकुलर। ये क्या बताएगा, ये क्या है, ये वैल्यूज आ रही हैं। अब ये जो वैल्यूज है ना, λ1 λ2 λ3, ये बेसिकली ये बता रहे हैं, ये हर एक वैल्यू के वेक्टर के कॉरस्पॉन्ड, मतलब ये बता रही है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी है, इसके अंदर सबसे ज्यादा वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल यहां नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 30, क्या 30% डाटा जो ना आपकी इमेज का इससे बिलोंग करता है, ये नंबर आएगा। अच्छा, एक चीज सॉरी मुझे ये बताना भी चाहिए थी, ये जो एस मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो λ1 λ2 λ3 वैल्यू आ रही है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आएगी। जैसे 30 है, यहाँ पे हो सकता है 20 हो, छोटी वैल्यू होंगी, जस्ट समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे 10 होगी एंड सो ऑन। ये आएगी, ये वैल्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये लैम्डा, ये u1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, सबसे ज्यादा वेरिएशन डाटा की इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ये वैल्यू क्या बताएगी कि जो दूसरा वेक्टर है ना, ये उससे कम इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डाटा की उससे कम वेरिएशन एंड सो ऑन। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए जरा, ये आपके पास डाटा आ गया। अब आप क्या करते हैं, जब डाटा कंप्रेस करना होता है ना, इसका अगला स्टेप ये होता है, आप इंपॉर्टेंट वेक्टर बस निकाल लें, ये वेक्टर निकाल लें, ठीक है। ये आपके वेक्टर आ गया, फर्ज किया ऐसे मैं कहता हूँ ये है यू रिड्यूस, इस यू रिड्यूस को मल्टीप्लाई करें जो आपका एक्स, ये बेसिकली आपने सिंगुलर मैट्रिक्स बनाई होती है, जो बेसिकली आपका एक्स मैट्रिक्स है, एक्स ट्रांसपोज करके इस तरह की कोई फॉर्मेशन। तो अब आप एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक्स डैश जो आएगा ना, उसके अंदर कम डायमेंशंस आएंगे, ठीक है। आई होप कि मैंने बहुत ब्रीफ और जनरल करके आपको बता दिया। जस्ट एक चीज़ मैं और यहाँ हाईलाइट कर दूँ, फॉर इंस्टेंस देखिए ज़रा, ये मेरा डाटा था, ये मेरा डाटा था, ये उसका x फीचर है और ये मेरा x2 फीचर है, कोई डाटा है, ये हाइट की इंफॉर्मेशन है, ये वेट की इंफॉर्मेशन है। फॉर इंस्टेंस एसवीडी अप्लाई करूँगा तो ये पता क्या करेगा, ज़रा देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये ना मुझे, और मैं चाहता हूँ ये 2 डायमेंशनल डाटा है मेरा, इसको मैं 1 डायमेंशनल के अंदर जो है कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। 2 डायमेंशनल ज़्यादा हैं, मैं चाह रहा हूँ 1 डायमेंशनल डाटा के अंदर मैं इसे रिप्रेजेंट करूँ। तो ये क्या करेगा, देखें ज़रा, ये मुझे ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 वेक्टर दे देगा। कौन से वाला, एक ये u1 और एक इसके परपेंडिकुलर कौन सा वाला, u2। अब यानी कि u1 कौन सा है, जिसके अंदर मैक्सिमम वेरिएशन, देखा ना डाटा की वेरिएशन कहाँ हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम, इस तरह वेरिएशन है लेकिन बहुत थोड़ी सी है, और तीसरा है ही नहीं।
तो ये बेसिकली अब ये वेरिएशन कितनी है, ये वेरिएशन कितनी है वो हमें पता चलती है लैम्डा 1 के साथ। ये वेरिएशन कितनी है ये हमें पता चलती है लैम्डा 2 के साथ, जो कि यहाँ पे है। ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2। अगेन इन वैल्यू को हम किसी तरह से निकालते हैं और फिर यूज़ करते हैं और डाटा को कंप्रेस करते हैं। अभी जस्ट मैं विजुअली आपको ना डाटा कंप्रेस हुआ दिखा देता हूँ, दैट्स इट। अगेन हम इसे यूज़ करेंगे तो डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। ऑन कर दें ज़रा स्क्रीन बस। अच्छा, पता है इनका नाम क्या है? अगर आपने लीनियर अलजेब्रा के अंदर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इसको कहते हैं आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज, और इन्हें कहते हैं आइगन वेक्टर्स। और हम इन्हीं आइगन वेक्टर को यूज करते हैं डाटा को कंप्रेस करने के लिए। तो अभी मैं आपको जस्ट हाईलाइट कर देता हूं कि जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये देखें जरा कैसे एसवीडी को हम यूज करके, आई नो दैट कि मैंने आपको बहुत अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बताया, लेकिन जस्ट एक मफहूम देना मकसद था। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का समझ यूज बताना मकसद था, कैसे हम उसको यूज करके डाटा कंप्रेस करते हैं। हमारा सिंगल जो एक इमेज है ना, एक ग्रे स्केल, एक कोई भी चैनल है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 8 बिट के साथ। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मैं उसकी भी डिटेल बताऊंगा इमेज की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। क्या मतलब 8 बिट के साथ रिप्रेजेंट करूं तो इसका क्या मतलब है, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। 2 की पावर 8 क्या बनी वैल्यूज, 256 डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वैल्यूज, उनके साथ इस इमेज को हमने रिप्रेजेंट किया। तो आपको नजर आ रहा है कि ये वाला इमेज, इसकी क्वालिटी काफी मुनासिब है। ठीक है, बड़ी तो जैसे कि अब मैंने ना वो 8 बिट की बजाय ना, देखें मैंने कुछ कम बिट कर 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 4 क्या होता है, 16 चलें, 5 क्या होता है, 32 की बजाय उसने क्या किया, सिर्फ 20 कलर को यूज किया, डिफरेंट 20 वैल्यूज के साथ इस इमेज को रिप्रेजेंट किया। तो देखिए इमेज की क्वालिटी कैसे आई। देखे ना, जहां मैं 8 बिट यूज कर रहा हूं, मैंने क्या की यहाँ 5 बिट्स, साइज रिड्यूस हुआ ना, तो इमेज की क्वालिटी आपको नजर आ रहा है, हाँ यार ये कोई ज्यादा मुनासिब नहीं है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कुछ नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा देता हूं, जैसे 50 की रेंज के अंदर कलर कर लूं, या मैं 85 कर लूं, ओरिजिनल है 256, उनमें बेस्ट रिजल्ट आते हैं। लेकिन जैसे नंबर ऑफ बिट्स मैं स्टोरेज की कम करता हूं, क्वालिटी जरूर सफर करती है, लेकिन मेमोरी मैं अपनी बचा सकता हूं। तो यहां पे देखें, इस वाले इमेज के अंदर और इस वाले इमेज के अंदर कोई खास फर्क, ज्यादा फर्क नहीं है। इसका मतलब है, हो सकता है मैंने 7 बिट्स के साथ ही इस वाले डाटा को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो अगेन उसके पीछे जो कहानी यूज की जाती है डाटा को रिड्यूस करने की, वो एसवीडी की है। तो आई नो दैट मैंने अभी आपको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बताया, स्टार्ट पे जस्ट इंट्रोड्यूस ही करवाना मकसद था। जब इंशाल्लाह इसके अभी अगर मुझे हमें मौका मिला कि पीसीए को हम पढ़ें, तो उसके अंदर इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको इसकी बात बताऊँ। ठीक है जी, तो अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह इमेज फिल्टरिंग क्या होती है उस पर डिस्कशन करेंगे।